हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या, आज हम लोग एक बार फिर से आखिरी बार करने वाले हैं क्या, रीस्टार्ट। क्या आप सब लोग रेडी है? जल्दी जल्दी से मुझे एक बार फटाफट से बताइए कि क्या। देखो मैं एक्चुअली ना बहुत इमोशनल हो रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे पता नहीं कि मेरे से पढ़ाया जाएगा या नहीं जाएगा। खैर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं ह्यूमैनिटीज़ अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोग लेकर आता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड वीडियोस, ह्यूमैनिटीज़ के हर सब्जेक्ट की वीडियोस, बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, बहुत सारे अपडेट्स, और आप सबकी हेल्प करता है आपके एग्जाम में मार्क्स को रेज करवाने में और आपका एग्जाम क्लियर करवाने में। तो क्या आप सब लोग रेडी है? अगर रेडी है तो ज़रा फटाफट से दिखाओ मुझे अपने गंदे से अंगूठे और बोलो कि हाँ सर एकदम रेडी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो क्वेश्चन पेपर मैं करवाने जा रहा हूँ आप लोगों को, ये 2022-23 का क्वेश्चन पेपर है आप लोगों का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और इसी तरीके से क्या अपन पूरा की पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। बैठे रहना, आराम से करते रहेंगे अपन पूरी की पूरी चीज़ें। इंपॉर्टेंट चीज़ सुनो, एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं पढ़ना, ठीक है। 10 बजे एक सेशन है, ठीक है। कितने बजे? 10 बजे एक सेशन है। 10 बजे अपन सारे के सारे दोबारा मिलेंगे। सर 10 बजे क्यों मिलना है? क्वेश्चन ये है कि सर 10 बजे मिलना क्यों है, क्या है ऐसा 10 बजे? तो 10 बजे मैं आप लोगों को बताऊंगा लाइव में ही, लाइव ही सेशन लूंगा मैं, और 10 बजे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आंसर लिखने कैसे। समझ में आया नहीं? कल आप लोगों का एग्जाम है ना, बाद में अपने को टाइम नहीं मिलेगा। सर एनर्जी लो लग रही है, नहीं एनर्जी लो नहीं है, मैं एक्चुअली क्या कहते हैं उसको, इमोशनली बहुत अटैच हो गया तुम लोगों से, और थोड़ा सा दूर होते हैं ना, जब कहते हैं ना दो प्यार करने वाले दूर होते हैं, वैसी वाली फीलिंग आ रही है मुझे, ठीक है। लेकिन खैर अपन क्या करेंगे, इसको अपन कल एक सेशन लूँगा मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। कल शाम में सेशन लूँगा, उसमें आप लोग आना, ज़रूर आना, है ना, मतलब 100% आना। और क्या 10 बजे सेशन क्यों लेना है मैंने आप लोगों का? 10 बजे सेशन इसलिए इस वजह से लूँगा क्योंकि 10 बजे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से एग्ज़ाम में आंसर्स लिखने अपने को, और क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा थोड़ी सी, है ना, और फिर एंड कर देंगे अपन, ठीक है। 10 बजे, हाँ 10 बजे, या फिर ये सेशन जैसे ही खत्म होता है तो अगला सेशन मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मेरे साथ अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है, तो मैं टेलीग्राम का लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो उसके लिए बढ़िया रहेगा, है ना। याद आओगे सर आप? हाँ मुझे भी बहुत याद आएगी तुम लोगों की, आदि ने लिखा था, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते। तो जैसे कि अपना क्वेश्चन पेपर आता है वैसा ही क्वेश्चन पेपर है ना। कुछ नई चीज़ें हैं क्या इसमें? कुछ नई चीज़ें तो नहीं है। खैर इसको हटा देता हूँ, ये इसे ले लेता हूँ। अच्छा ये नोट वाला है, ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं। अच्छा तो ये क्या बता रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 12 हमारे पास रहने वाले किस चीज़ के? क्वेश्चन नंबर 1 से 12 हमारे पास रहने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज रहने वाले, ठीक है। 13 से 18 अपने पास 2 मार्क्स के क्वेश्चंस रहने वाले। 19 से 23 हमारे पास 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले। 24 से 26 अपने पास रहेंगे पैसेज, कार्टून और मैप बेस्ड क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नंबर 27 से 30 हमारे पास 6 मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले, मतलब 4 क्वेश्चन 6 मार्क्स के। 6 मार्क्स के क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, लिख के देता हूँ मैं आप लोगों को। 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, वो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग से एक मिलेगा, 100% चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि सरदार पटेल का रोल देखने को मिले आप लोगों को, सरदार पटेल का रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स, हो सकता है कि ये देखने को मिले आप लोगों को। हो सकता है कि चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग से ये देखने को मिले आप लोगों को। देखने को मिल सकता है कि चैलेंजेस क्या क्या थे पार्टीशन के टाइम पीरियड में, है ना, चैलेंजेस ड्यूरिंग पार्टीशन, ये आप लोगों को देखने को मिल सकता है। चैलेंजेस ड्यूरिंग पार्टीशन, याद रखना जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ग्रंथ है ये आज आप लोगों के लिए, ठीक है। इसको छोड़ के मत जाना, इसको कर लेना, 100% करना है इसको, ठीक है। दूसरी चीज़, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के साथ अगर मैं कहूँ रिसेंट डेवलपमेंट से क्वेश्चन आना ही आना है। और रिसेंट डेवलपमेंट से जो क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है कि व्हाट वर द चेंजेस, क्या क्या चेंजेस आए थे आफ्टर व्हाट वर द चेंजेस दैट ऑकर्ड आफ्टर 1989। तो 1989 या 1980s के बाद क्या क्या चेंजेस आए थे, वो 5 बड़े बड़े चेंजेस, उसके बारे में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। रिसेंट डेवलपमेंट में से आना ही आना है। ग्लोबलाइजेशन में से मुझे लगता है कि पैसेज आएगा, ठीक है, बाकी देख लेंगे, ठीक है। डन। सर लैग हो रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लो, लैग ठीक हो जाएगा तुम्हारा। क्या नाम है? शिवांग तिवारी, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ सुनो ज़रा ध्यान से, अगर मैं बात करूँ किसकी, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन के बारे में मैंने गेस किया था, ठीक है। अब वो तो कल पता चलेगा कितने गेस ठीक है कितने नहीं है। क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर के कार्टून्स और चैलेंजेस टू एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम के कार्टून्स बहुत अच्छे से करके जाना, वहीं से आप लोगों को कार्टून देखने को मिलने वाला है, ठीक है। सिक्योरिटी वाले चैप्टर से आपको 2 नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल दोनों देखने को मिल सकते हैं आपको, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। अच्छा और
अगर मैं 6 नंबर के क्वेश्चन की बात करूँ तो 6 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को और कहाँ से देखने को मिल सकता है, 1969 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पे आप लोगों को 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। 4 नंबर का क्वेश्चन 1969 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पे। बस अब आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, अपन पढ़ के देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन पिछले साल आया था और उसके बेसिस पे अपन करेंगे। ठीक है, अरब स्प्रिंग के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि आ नहीं रहा है अपने पास, लेकिन फिर भी बाय चांस अगर आ जाए तो याद रखना, अरब स्प्रिंग 2010 से स्टार्ट हुई है, ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुई है, ट्यूनीशिया से फैलते हुए ये पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड में फैल गई थी। 2010 में स्टार्ट हो जाएगा, मोहम्मद बouazizi ये अपने आप को जला लेगा और वहाँ से करप्शन के अगेंस्ट में, पॉवर्टी के अगेंस्ट में, हर चीज़ के अगेंस्ट में ये वाली चीज़ें स्टार्ट होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? डन। तो अरब स्प्रिंग की अगर बात करें 2009 लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन नया अपडेटेड जो एनसीईआरटी अपने पास उसमें 2010 है, तो 2010 ही याद रखना। और ये कौन सा मूवमेंट था? एक पॉलिटिकल मूवमेंट था। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, नेम द सोवियत लीडर हु फेस्ड अ कूप इन द ईयर 1991। जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग कि वो सोवियत लीडर कौन था जिसने कूप किया, जिसके अगेंस्ट में कूप किया गया था 1991 में। बोरिस येल्सिन, मिखाइल गोर्बाचेव, लियोनिड ब्रेजनेव या फिर जोसेफ स्टालिन। फटाफट से आंसर दीजिए। जिसने लाइक नहीं किया सेशन को जरा फटाफट से लाइक कर दीजिए। और सर टेलीग्राम पे कैसे ज्वाइन करना है मैं अभी भेज दूंगा, लिंक भेज दूंगा अभी तुम्हें। ठीक है, लिंक भेज दूंगा यहीं पर, पिन कर दूंगा, आप लोग जुड़ जाना। ठीक है, और कल सुबह आना है बाबा। ठीक है, 10 बजे वाले सेशन में आओ, थोड़ा सा तुम्हें टिप्स दूंगा कि किस तरीके से पेपर वगैरह देना। और फिर बाद में अपन क्या करेंगे, सुबह 4:30 बजे मिलेंगे। सुबह 4:30 बजे वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह 4:30 बजे आप लोगों की जो भी डिमांड्स होगी वो पूरी करी जाएगी। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सुबह 4:30 बजे आप लोगों को क्या क्या चाहिए। ये शर्मा का आंसर आ रहा है कि सर बी लगा दो, मिखाइल गोर्बाचेव। 100% राइट है। मिखाइल गोर्बाचेव के अगेंस्ट में कूप हुआ था अगस्त 1991, है ना। आगे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिख रहा है ना आपको सब लोग को क्लियरली? ठीक है, सिलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स फॉर द आसियान वे। ये बोल रहा है कि आसियान वे के लिए कोई अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट चूज करो। रिफ्लेक्ट्स द लाइफस्टाइल ऑफ आसियान मेंबर्स, बहुत बकवास स्टेटमेंट है ये। इट इज एन इनफॉर्मल एंड कोऑपरेटिव इंटरेक्शन अमंग आसियान मेंबर्स, ठीक लग रहा है। इट इज द डिफेंस पॉलिसी, आसियान सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनना चाहता, तो क्या डिफेंस पॉलिसी वगैरह के बारे में बात नहीं करता है, बकवास चीज। इट इज द फिलोसॉफिकल फिनोमेना, नहीं, तो आंसर हमारे पास यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। समझ में आ गया सब लोगों को? समझ में आ गया तो जरा फटाफट से मुझे अपने गंदे से अंगूठे दिखाओ और बोलो कि हाँ सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं। चूज द करेक्ट सेट ऑफ कंट्रीज दैट रिफ्यूज टू अडॉप्ट द मास्ट्रिक्ट ट्रीटी एंड यूरोपियन करेंसी, यूरो। ये बोला कि ऐसे कौन से कंट्रीज है, ऐसे कौन से स्टेट्स है जिसने मना किया था कि हम लोग मास्ट्रिक्ट ट्रीटी पे भी साइन नहीं करेंगे और हम लोग जो है क्या नहीं करेंगे, यूरो को भी अडॉप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो याद रखना डेनमार्क और स्वीडन, ये दो ऐसी कंट्रीज है, क्योंकि ब्रिटेन ने तो मास्ट्रिक्ट ट्रीटी पे साइन कर लिया था, लेकिन डेनमार्क और स्वीडन ये दो ऐसी कंट्रीज है, इनके बारे में याद रखना। डेनमार्क और स्वीडन दोनों ने यूरो को भी एक्सेप्ट नहीं करा है, बोला था कि भैया हमारी करेंसी ज़्यादा अच्छी है, डैनिश क्रोना, स्वीडिश क्रोना ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी तरफ इन लोगों ने यूरो अडॉप्ट नहीं करा, प्लस मास्ट्रिक्ट ट्रीटी पे साइन नहीं करना चाहते थे ये लोग। क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के थ्रू यूरोपियन यूनियन बन रहा था और यूरोपियन यूनियन में ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज शामिल हो रही थी और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का जो कंडीशन थी ठीक नहीं थी, ड्यू टू शॉक थेरेपी चल रही थी इसमें, है ना, और इनकी कंडीशन ठीक नहीं थी, तो इन कंट्रीज को लग रहा था कि भैया हमारे पे इकोनॉमिक बर्डन आ जाएगा, इसलिए इन लोगों ने सिलेक्ट नहीं करा। क्लियर है? पक्की बात है? चले आगे, चलो आगे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन पेपर में प्रोवाइड कर दूंगा जस्ट आफ्टर द क्लास, टेंशन मत लो आप लोग उसमें। एसेशन रीजन भी आया हुआ है हमारे पास। एसेशन रीजन एक आधी आता है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बाकी मैंने करवा दिया आप लोगों को काफ़ी सारा। ठीक है सर, अगर आप अपने आंसर लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? सिर्फ कंसेप्ट लिखना है अपने को, कंसेप्ट लिखने के नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या है एसेशन रीजन में। एसेशन कहाँ है यहाँ पर? अच्छा, ओहो 3-4 क्वेश्चन है। देखो जरा एसेशन के बारे में क्या बता रहा है। एसेशन ऑप्शन इसने ऊपर दे रखे हैं पहले से, तो अगर ऐसा आ जाए तो टेंशन मत लेना। ऑप्शन ऊपर है और नीचे क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो जरा क्या है। एसर्शन, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एक्सेप्ट्स कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एज अ मींस ऑफ अवॉइडिंग वायलेंस। बिल्कुल सही है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक मेजर है और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के थ्रू क्या होता है, दो राइवल कंट्रीज इंफॉर्मेशन शेयर करती है एक दूसरे के साथ। क्लियर। दूसरा क्या होता है, रीजन। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज अ प्रोसेस इन विच कंट्रीज शेयर आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन विद देयर राइवल्स। बिल्कुल सही है। एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, दोनों एक दूसरे से लिंक भी कर रहा है। आंसर आएगा हमारे पास ए। क्लियर है आप लोगों को? 100% बोलो हाँ कि ना। क्लियर है तो जरा दिखाओ मुझे अपने गंदे गंदे से अंगूठे और बोलो कि हाँ सर क्लियर है। सर मुझे आज क्या था ये, सर मुझे आज पता चला कि पॉलिटिकल का
कल एग्जाम है, अब क्या करना होगा, सो जाओ अब तुम, ठीक है, या फिर मेरी मैराथन देख लो, ठीक हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द रियल चैलेंज टू इंदिरा गांधी केम नॉट फ्रॉम द अपोजिशन बट फ्रॉम विद इन हर ओन पार्टी, बिल्कुल सही है। शी हैड टू डील विद द सिंडिकेट, अ ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स फ्रॉम विद इन द कांग्रेस, ये भी बिल्कुल सही है। इसका भी आंसर आएगा एसर्शन, मतलब एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, दोनों एक दूसरे से लिंक भी हो रहा है, यानी कि आंसर हमारे पास आने वाला है ए। ठीक है, पूरा सेशन देखना, जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, टेंशन मत लेना। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। अगर हम लोग आगे आए किसमें, टेररिज्म के बारे में, तो ये बोल रहा है टेररिज्म रेफर्स टू, टेररिज्म क्या है, हम लोगों ने आज ही टेररिज्म की डेफिनेशन देखी थी कि टेररिज्म एक पॉलिटिकल वायलेंस होता है। टेररिज्म एक ऐसा वायलेंस होता है जिसके थ्रू, एक पॉलिटिकल वायलेंस है जो कि जानबूझ के डेलिबरेटली सिविलियंस के ऊपर हमला करा जाता है इसमें, और इनडिस्क्रिमिनेटली करा जाता है। जहां पर भी हम लोग को देखने को मिले ऐसा कुछ तो अपन, अच्छा एसेसिन रीजन दो ही थे, खत्म हो गए। टेररिज्म, अ बॉम्ब ब्लास्ट इन अ मार्केट प्लेस और ट्रेन एक्सेट्रा, ठीक है। सिस्टमैटिक क्रिएशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ फियर इन सोसाइटी using brutal violence, an external attack by any military group, violence created by a group of people or an individual, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसमें बी। बी क्या है, सिस्टमैटिक क्रिएशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ फियर इन सोसाइटी यूजिंग ब्रूटल वायलेंस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को, 100% डन 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 है। ठीक है, सिस्टमैटिक क्रिएशन होता है, ये जानबूझ के किया जाता है, ये मैसेज पहुंचाने के लिए। अगले एमसीक्यू पे आते हैं, देखते हैं हमारे पास अगला एमसीक्यू किस बारे में रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जरा क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नीति आयोग आर ट्रू। ठीक है, नीति आयोग वैसे हमारे इसमें आ नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं अगर देखना ही है तो। नीति आयोग एक्ट्स एज अ थिंक टैंक ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, क्या पूछा इसने, ट्रू पूछा है, तो ट्रू का ही आंसर देंगे। सही है, थिंक टैंक ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट है। नीति आयोग एक्ट्स अगेंस्ट टेररिज्म, कोई लेना देना नहीं है टेररिज्म से। नीति आयोग एक्ट्स इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बिल्कुल सही है ये। नीति आयोग डिसाइड्स मोर रोल फॉर बिगर स्टेट्स एंड स्मॉलर रोल फॉर स्मॉलर स्टेट, ये बिल्कुल भी मुझे सही नहीं लग रहा है। तो 1 और 3 हमारे पास आंसर आने वाला है। 1 और 3 का ऑप्शन है क्या, देखो जरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पर आंसर रहने वाला है। क्लियर, पक्का। ईशा के लिए सर डर लग रहा है, देखो डरना नहीं है, डर क्यों लग रहा है, ठीक है, कुछ हो जाएगा कल, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा कि तुम्हारे 70 नंबर की बजाय 60 आ जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, अपनी प्रिपरेशन अच्छी है, अपन ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करी है। ठीक है, ये सारी बातें 10 बजे करूंगा, अभी अपन पढ़ते। प्रो गेमर कह रहा है हाय सर, हेलो हेलो प्रो गेमर, कैसे हो तुम। आगे आते, आगे देखिए ज़रा क्या बता रहा है ये, आगे देखिए ज़रा क्या बता रहा है। एसेंशियल रीजन हो गया अपना, टेररिज्म हो गया, नीति आयोग हो गया। चलो, नेम द पर्सनैलिटी हु ड्राफ्टेड द सेकंड 5 ईयर प्लान, ये आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। सेकंड 5 ईयर प्लान किसने ड्राफ्ट किया था, केसी नियोगी, टीटी कृष्णमाचारी, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख या फिर पीसी महालनोबिस। और पीसी महालनोबिस ने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, कौन सा इंस्टीट्यूट बनाया था, वो भी आप लोग लिखकर बताएंगे, जल्दी करो सर प्लीज। एजेंडा 21 एंड क्योटो प्रोटोकॉल एक्सप्लेन कर दो, गुरदोज सिंह कह रहा है। एजेंडा 21 कुछ नहीं है, एजेंडा 21 अ सेट ऑफ 21 गोल्स थे जो कि 1992 से निकले थे, जिसमें बोला गया था कि हम लोगों को इकोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के साथ साथ इकोलॉजिकल कंजर्वेशन भी करना है, बस। ठीक है, और इसको क्रिटिसाइज किया गया था क्योंकि इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ज़्यादा बातें हो रही थी, बस, और कुछ भी नहीं है। क्लियर। LM10 वी विल मिस यू सर, आई विल मिस यू टू। ठीक है, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी रुक जाओ जरा। ठीक है, आंसर पीसी महालनोबिस, और इन्होंने 1931 में क्या बनाया था, 1931 में ही क्रिएटेड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ISI। डन। चलो, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ये वाला क्वेश्चन ध्यान सुनना, जो अपन ने डेट्स वाला वीडियो किया था वो अब हेल्प करेगा। देखो अपने को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले ये बता रहा है किसके बारे में, सबसे पहले ये बता रहा है हम लोगों को सेकेंड जनरल इलेक्शन। तो सेकेंड जनरल इलेक्शन 1957 के हैं। ओके, वीवी गिरी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 1969 में वीवी गिरी को इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट। फोर्थ जनरल इलेक्शंस 1967 के हैं। और कांग्रेस आर CPI अलायंस वन मेनी सीट्स इन जनरल इलेक्शंस। अच्छा, तो अच्छा ये 1971 के इलेक्शंस के बारे में बता रहा है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, देखो सबसे पहले क्या हुआ है, ए सबसे पहले आएगा हमारे पास, उसके बाद आएगा हमारे पास सी, उसके बाद आएगा हमारे पास बी, और उसके बाद हमारे पास आएगा क्या है, डी। ठीक है, तो ACBD अगर हमारे पास ऑप्शन में, याद रखना ACBD बताया मैंने आप लोगों को, ACBD। जरा देखते हैं ACBD है क्या अपने पास, देखो ACBD को अगर हम लोग ACBD, यही आंसर है ना। ACBD का मतलब क्या, 1 3 2 4। क्लियर, डन डन डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द जज ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट हु डिक्लेयर्ड मिसेस इंदिरा गांधी इलेक्शन एज इनवैलिड। चलो, इंदिरा गांधी के इलेक्शंस को इनवैलिड करने वाले बंदे का नाम जरा आप लोग लिखकर बताइए, मैं नहीं बताऊंगा।
गुरदोष सिंह कह रहा है सर कल्चरल होमोजेनाइजेशन और हेटेरोजेनाइजेशन वो कर दो, बता दो। कल्चरल होमोजेनाइजेशन का मतलब होता है पूरी दुनिया का एक जैसा कल्चर होना, ठीक है, यूनिफॉर्म कल्चर होना पूरी दुनिया का, एंड इट इज इम्पोज्ड ऑन द होल वर्ल्ड बाय अ डोमिनेंट एंड इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट, इसको कहते हैं कल्चरल होमोजेनाइजेशन, ठीक है। और कल्चरल होमोजेनाइजेशन की वजह से या पूरी दुनिया का यूनिफॉर्म कल्चर होने की वजह से क्या होता है, जो दूसरे कल्चर से वो और ज़्यादा डिस्टिंक्टिव और ज़्यादा डिफरेंशिएटेड दिखते हैं, उसी को कल्चरल हेटेरोजेनाइजेशन कहा जाता है। जगमोहन लाल सिन्हा, देव वर्मा का आंसर आ रहा है, नुसरत फातिमा का आंसर आ रहा है कि सर बी लगा दो, जगमोहन लाल सिन्हा 100% राइट आंसर है। मुझे बताइए कि इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में पेटिशन फाइल किसने करी थी, जल्दी जल्दी से बताइए, ठीक है। आगे चलो आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अरे ये क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 12 का है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हमारे पास क्या है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। फाइंड द ऑड वन आउट इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। कॉल फॉर टोटल रिवॉल्यूशन, इमरजेंसी के आसपास टोटल रिवॉल्यूशन की कॉल देता है, और टोटल रिवॉल्यूशन की कॉल कौन देता है, जयप्रकाश नारायण देता है। तो अगर टोटल रिवॉल्यूशन की बात आए तो जयप्रकाश नारायण आंसर लगा के आना अपने को, जेपी नारायण, ठीक है। चलो द रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974, ठीक है। नक्सलाइट मूवमेंट, गुजरात मूवमेंट, ठीक है। नक्सलाइट मूवमेंट पहले का है, ठीक है। तो ऑड वन आउट क्या हो जाएगा इसमें, ऑड वन आउट हो जाएगा इसमें नक्सलाइट मूवमेंट। नक्सलाइट मूवमेंट का लीडर आप लोग लिख कर बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। सर ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, ऑपरेशन ब्लू स्टार कुछ नहीं था। 1984 में इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार करवाया था सिख मिलिटेंट्स के अगेंस्ट में, जो खालिस्तान बनाना चाहते थे, और जिन्होंने क्या करा था, जिन्होंने हेडक्वार्टर्स बना रखा था, किसको, जिन्होंने हेडक्वार्टर्स बना रखा था क्या कहते हैं उसको, गोल्डन टेम्पल को, हरमिंदर साहिब को, अमृतसर वाले को, ठीक है। चलो नक्सलाइट मूवमेंट का लीडर चारू मजूमदार है, याद रखना 1967 से स्टार्ट हुआ है। ये क्या हो रहा है यार, नीचे ऊपर क्यों आ रहा है इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैप भी करेंगे अपन, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, सब कुछ करेंगे, और भी एमसीक्यूज आ रहे हैं नीचे, ठीक है। ये सब कुछ देख लिया अपन ने, ये देख लिया, ये देख लिया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। हाईलाइट एनी वन फीचर ऑफ द मल्टीपोलर वर्ल्ड एज विजुअलाइज्ड बाय बोथ रशिया एंड इंडिया। मल्टीपोलर वर्ल्ड, ये बोल रहा है कि इंडिया और रशिया जो है एक विजन देखते हैं किस चीज़ का, मल्टीपोलर वर्ल्ड का। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड में क्या होगा, मल्टीपोलर वर्ल्ड में क्या, देयर विल बी नो डोमिनेंस ऑफ अ सोल पावर, ऑफ अ सोल सुपर पावर, सोल सुपर पावर, किसी एक सुपर पावर की डोमिनेंस नहीं रहेगी। एक ही हम लोगों को फीचर पूछा है इसने, तो एक फीचर अपन ने बता दिया, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या बता रहा है, कलेक्टिव सिक्योरिटी की भी बात कर सकते हो कि इसमें कलेक्टिव सिक्योरिटी की भी बात करी गई थी इंडिया और रशिया के द्वारा। डन, 2 नंबर मिल गया हम लोगों को इसमें। नेम द कंट्रीज इंक्लूडेड इन साउथ एशिया एंड सजेस्ट वन वे टू एनहांस पीस एंड कोऑपरेशन इन दिस रीजन। तो ये बोल रहा है नेम द कंट्रीज इंक्लूडेड इन साउथ एशिया, साउथ एशिया की सारी कंट्रीज का नाम बता दो। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, श्रीलंका, नेपाल, 1 2 3 4 5 6 7। साउथ एशिया का पूछा है, सार्क का नहीं पूछा, तो अफगानिस्तान नहीं आएगा इसमें। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, ठीक है सर, ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई। पीस एंड कोऑपरेशन, पीस एंड कोऑपरेशन कैसे आएगा सर रीजन में, इस साउथ एशियन रीजन में, अगर सारे के सारे डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर ले, डेमोक्रेसी को, स्टेबल डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर ले, और इकोनॉमिक रिलेशंस को एनहांस करे, इकोनॉमिक रिलेशंस को एनहांस करे, इकोनॉमिक रिलेशंस को एनहांस करे। इकोनॉमिक रिलेशंस कैसे एनहांस हो सकते हैं सर, तो इकोनॉमिक रिलेशंस एनहांस होते हैं थ्रू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो जैसे साफ्टा वाला था, तो साफ्टा को इंप्लीमेंट करके ये लोग क्या कर सकते हैं, पीस एंड कोऑपरेशन लेकर आ सकते हैं, ठीक है। चलो 2 नंबर अपने को यहाँ पर मिल गए। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। हाईलाइट एनी 2 इश्यूज दैट डोमिनेट द पॉलिटिक्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये बोला कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रीजन को हाईलाइट एनी 2 इश्यूज, 2 इश्यूज ऐसे बताइए जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सबसे पहला इशू क्या, सेक्सेशनिस्ट मूवमेंट देखने को मिलते हैं हम लोगों को, सेक्सेशनिस्ट मूवमेंट देखने को मिलते हैं। सेक्सेशनिस्ट अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो सेपरेटिस्ट भी लिख सकते हो, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हो आप लोग यहाँ पर, किसका, नागालैंड का, ठीक है। एग्जाम्पल दे सकते हो यहाँ पर किसका, मिजोरम का, ठीक है। दूसरा इशू यहाँ पर है इलीगल माइग्रेशन का, इलीगल माइग्रेशन का, है ना, या फिर अपने को देखने को मिलता है प्रोटेस्ट अगेंस्ट आउटसाइडर्स, प्रोटेस्ट अगेंस्ट आउटसाइडर्स, जैसे कि अपने को देखने को मिलता है कहाँ पर, प्रोटेस्ट अगेंस्ट आउटसाइडर्स जैसे कि अपने को देखने को मिलता है आसाम में। क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है 100%, डन डन डन, क्लियर।
चलो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। वाइल थ्रोइंग सम लाइट ऑन द मंडल इशू गिव वन रीजन फॉर एंटी मंडल प्रोटेस्ट इन इंडिया। ठीक है, ये बोल रहा है कि मंडल इशू क्या है, पहले तो ये बताओ और उसके बाद ये बताओ कि एंटी मंडल इशू जो है, गिव वन रीजन फॉर द एंटी मंडल इशू प्रोटेस्ट इन इंडिया। ये बोल रहा है कि एंटी मंडल प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दो। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि मंडल इशू के बारे में बता दो पहले। क्या मंडल कमीशन, मंडल कमीशन जिसका हेड बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे या बीपी मंडल थे, वॉज कमीशनड इन द ईयर 1978। 1978 में मंडल कमीशन आया, 1980 में इसकी रिपोर्ट आई। ठीक है, आर्टिकल 340 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ये सेकंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कमीशन बनाया गया था। सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बोला जाता है इसको, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। ठीक है, और इसमें क्या करा गया था, इसमें अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए या अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 2 रिकमेंडेशन दे दी गई थी कि 27% रिजर्वेशन दे दो इनको, किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में। सेंट्रल गवर्नमेंट जरूर लिखना इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स के साथ साथ किस चीज़ में, एजुकेशन में। और 1990 में इसकी वन ऑफ द रिकमेंडेशंस, एक रिकमेंडेशन इसकी, सर कौन सी रिकमेंडेशन, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में इनको 27% रिजर्वेशन दे दो, ये इंप्लीमेंट हुआ था, जिसकी वजह से एंटी मंडल प्रोटेस्ट हो रहे थे। सर एंटी मंडल प्रोटेस्ट क्यों हो रहे थे, क्योंकि एससीज और एसटीज को पहले ही 22% रिजर्वेशन था और अब ओबीसीज को कितना, 27% रिजर्वेशन दे दिया गया था, जो कि 49% टोटल रिजर्वेशन हो रहा था। इस वजह से ये लोग क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें क्लियर है? तो जरा दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बंदा कह रहा है कि मंडल कमीशन 1979 में आया था, 100% रॉन्ग हो तुम लोग। ठीक है, एनसीईआरटी चेक कर लो, 1978 ही है। जो मैंने लिख दिया वो क्या है, ग्रंथ है वो। आज समझ में आया कि नहीं आया? मेरे अगेंस्ट में मत जाना आज, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है सर, व्हाट वाज आंसू? आंसू कुछ नहीं है, आंसू है ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, जिसने आसाम में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करा था 1979 में, और ये प्रोटेस्ट वायलेंट होने लग गए थे। इनको प्रॉब्लम थी आउटसाइडर्स से, चाहे वो इलीगल माइग्रेंट हो, चाहे वो लीगल माइग्रेंट हो। क्लियर है? चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट बैलेंस ऑफ पावर एज अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। ये बोल रहा है कि बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है। सबसे पहली चीज लिखना कि बैलेंस ऑफ पावर इज द थर्ड कंपोनेंट। क्या है ये? थर्ड कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है। क्या बात करी जाती है इसमें? टू स्ट्रेंथन आर मिलिट्री, टू स्ट्रेंथन आर मिलिट्री so much that the logic of deterrence is visible to the opponent, to the rival। ठीक है, अपने आप की मिलिट्री को इतने ज्यादा स्ट्रांग कर देना जितना स्ट्रांग सामने वाला है, ताकि सामने वाला अटैक करने से पहले 25 बार सोचे। क्लियर? पक्की बात है, मिलिट्री बना दिया अपन ने। चलो ठीक है। हाउ फार डिड द राजीव गांधी लोंगवाल अकॉर्ड सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग नॉर्मलसी इन पंजाब। तो राजीव गांधी और लोंगवाल अकॉर्ड कब हुआ था? हम सबको पता है कि 1985 में राजीव गांधी लोंगवाल अकॉर्ड हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसमें बात करी गई थी, पहले तो बता देना कि क्या क्या बात करी गई थी, और फिर देखेंगे कि सक्सीड हुआ या नहीं हुआ। इसमें बात करी गई थी कंपेंसेशन देने की, लिखता नहीं हो, समझा देता हूँ। इसमें बात करी गई थी कंपेंसेशन देने की। सर किसको कंपेंसेशन देने की बात हुई थी? उन लोगों को जो एंटी सिख वायलेंस में जिनका नुकसान हुआ था, उन सबको कंपेंसेशन देंगे, पैसा वगैरह प्रोवाइड करेंगे। दूसरी चीज़ ये बात करी गई थी इसमें कि एक कमीशन बनाया जाएगा, किस चीज़ के लिए? हरियाणा में जितने भी पंजाबी स्पीकिंग एरियाज़ है उसको शिफ्ट करने के लिए पंजाब में। तीसरा, रावी और 20 रिवर के लिए, रावी और 20 रिवर के लिए एक ट्रिब्यूनल सेट करा जाएगा, ताकि वाटर शेयरिंग इशू जो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच का, इसको सॉल्व करने के लिए। अच्छा, क्या ये सक्सीड हुआ? हाँ, एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, अफस्पा एक्ट, ये मत भूलना बिल्कुल भी। अफस्पा क्या है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। ठीक है, इसको हटाने की बात करी गई थी पंजाब से अफस्पा एक्ट के थ्रू। अगर अफस्पा याद नहीं रहता है बाई चांस, तो क्या लिख देना कि जो मिलिट्री सिक्योरिटी एक्ट था, जिसके थ्रू मिलिट्री वालों के पास या आर्मी वालों के पास पावर थी कि विदाउट वार्निंग किसी को भी शूट कर सकते थे, मिलिटेंट को, है ना, बिना बात के किसी को नहीं करेंगे, लेकिन मिलिटेंट को। तो उस चीज़ की बात करी गई थी। तो अफस्पा के बारे में याद रखना आप लोग। क्लियर है?
पक्की बात है। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, क्या इसमें क्या ये नॉर्मल सी ला पाया? हाँ, देखो नॉर्मल सी लाने में टाइम लगा। 1992 के इलेक्शंस में सिर्फ और सिर्फ 24% बंदे ही वोट देने के लिए गए, ठीक है। तो हमें ये पता लग रहा है कि भैया इतनी आसानी से तो नॉर्मल सी नहीं आई। इनके यहाँ पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करना इतना आसान नहीं हो रहा था पंजाब में, ठीक है। बार बार इमरजेंसी लग रही थी, ठीक है। लेकिन बाद में फ्रॉम 1996 पंजाब की स्थिति बहुत बढ़िया तरीके से रही और पंजाब अभी तक एकदम सेफली और स्ट्रांगली इंडिया का पार्ट है। क्लियर है? चलो हाँ, चंडीगढ़ का भी इसमें बोला गया था राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड में कि चंडीगढ़ ट्रांसफर कर दिया जाएगा पंजाब को, जो अभी तक नहीं हुआ है। क्लियर? चलो अब अपन देखते हैं किसके बारे में। अब अपन देखते हैं सेक्शन सी में आते हैं अपन, और सेक्शन सी में देखते हैं अपन क्या है। ज़्यादा ऊपर आ गए क्या? सेक्शन सी में 4 नंबर वाले क्वेश्चन है। अब देखो 4 नंबर वाले क्वेश्चन जब अपन सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्यों दिमाग लगाना है? 4 नंबर वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो ये मार्किंग स्कीम आती है 2+2 वाली, ठीक है, ये हमें कुछ इंडिकेट कर रही है। क्या इंडिकेट कर रही है? कि जो क्वेश्चन का पहला पार्ट होगा वो 2 नंबर का होगा और क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जो होगा वो 2 नंबर का होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसमें ध्यान देना है हम लोगों को। पहला पार्ट 2 नंबर का, दूसरा पार्ट 2 नंबर का। देखो जरा क्या बता रहा है। सम ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सेज टू द चैलेंज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हैव कम फ्रॉम द एनवायरमेंटल मूवमेंट्स। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू मूवमेंट्स अगेंस्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ अर्थ एंड अगेंस्ट मेगा डैम्स। ठीक है, तो ये बोला है सम ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सेज टू द चैलेंजेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हैव कम फ्रॉम द एनवायरमेंटल मूवमेंट्स। देखो इधर ध्यान से, क्या स्टार्ट क्या करना है इसमें? स्टार्ट करना है इसमें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड we come across various environmental movements such as forest movements, such as movements against मेगा डैम्स। याद रखना, जितने भी मूवमेंट्स अगेंस्ट मेगा डैम्स होंगे वो सारे के सारे मूवमेंट्स प्रो रिवर मूवमेंट्स भी होंगे, यानी कि रिवर के सपोर्ट में भी मूवमेंट्स होंगे, प्रो रिवर मूवमेंट्स, ठीक है। एंड मूवमेंट अगेंस्ट व्हाट? मिनरल इंडस्ट्रीज, ठीक है। फिर इसमें क्या बताना कि एनवायरमेंटल मूवमेंट जो है हम लोगों को ज़्यादातर लोकल पीपल करते हुए देखते हैं। लोकल पॉपुलेशन क्या करती है? इन मूवमेंट्स को करती है, रैदर देन गवर्नमेंट नहीं दिखती है, रैदर देन गवर्नमेंट, ठीक है। क्लासिक एग्जांपल्स दे देना कुछ चिपको मूवमेंट की तरह, क्लासिक एग्जांपल दे देना कुछ किसकी तरह? नर्मदा बचाओ आंदोलन की तरह। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये कुछ मूवमेंट्स के बारे में बोल देना, तो 2 नंबर आप लोग अपने को यहाँ पर मिल जाएंगे। और फिर ये बोल रहे जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू मूवमेंट्स अगेंस्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ अर्थ एंड अगेंस्ट मेगा डैम्स। तो मूवमेंट्स अगेंस्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ अर्थ में अपन ने दो क्लासिक एग्जाम्पल पढ़े। एक हमारे पास क्या था? हमारे पास वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन थी। वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन ये कंपनी थी कहाँ की? ये कंपनी थी ऑस्ट्रेलिया की, और ये काम कर रही थी कहाँ पर? ये काम कर रही थी फिलीपींस में। तो फिलीपींस में इसके अगेंस्ट में क्या होता है? स्पेलिंग चेक कर लेना भैया, है ना। और जितने लोगों को वो लग रहा है कि भैया स्पेलिंग के नंबर कटेंगे, तो स्पेलिंग के नंबर नहीं कटेंगे, ये भी याद रखना। इसका मतलब ये नहीं है कि जानबूझ के स्पेलिंग गलत करनी है, स्पेलिंग ठीक लिख के आओ। थोड़ा इक्का दुक्का आगे पीछे हो जाता है, ह्यूमैनिटीज़ में कोई दिक्कत नहीं होती, इंग्लिश का पेपर नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है। फिलीपींस में क्या हुआ था? ये लोग वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन, जो कि एक MNC है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, ठीक है, ये माइनिंग करने के लिए गई थी। लेकिन इनके अगेंस्ट में होता है प्रोटेस्ट और इनको भगा दिया जाता है, ठीक है। वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन काम कर रही थी कहाँ पर? वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन काम कर रही थी खुद के कंट्री में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में काम कर रही थी, और ऑस्ट्रेलिया में से भी इनको भगा दिया जाता है, या ऑस्ट्रेलिया में भी इनको बॉयकॉट कर दिया जाता है। सर क्यों बॉयकॉट करते हैं? क्यों इनको काम नहीं करने देते? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिजिनस पीपल हो रहा था। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिजिनस पीपल हो रहा था। सर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिजिनस पीपल मतलब माइनिंग करने के लिए यहाँ के जो लोग थे उनको भगाया जा रहा था। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, पक्की बात है 100%। चलो, तो अपन ने एग्जांपल इसका दे दिया। मेगा डैम्स का एग्जांपल दे दो। मेगा डैम्स का एग्जांपल मतलब मैंने क्या बताया? जितने भी मेगा डैम्स के अगेंस्ट में मूवमेंट होंगे वो प्रो रिवर मूवमेंट्स भी होंगे। सबसे अच्छा एग्जांपल अपन नर्मदा बचाओ आंदोलन का भी दे सकते हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले ऐसे बोलना कि द फर्स्ट प्रो रिवर मूवमेंट जो हम लोगों को देखने को मिलता है वो हम लोगों को देखने को मिलता है ग्लोबल नॉर्थ में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में मूवमेंट हो रहा था किसके अगेंस्ट में? ऑस्ट्रेलिया में मूवमेंट हो रहा था मूवमेंट
टू सेव द फ्रैंकलिन रिवर, ठीक है। अच्छा, और नर्मदा बचाओ आंदोलन दे सकते हो। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में एक बार इसका ईयर देख लेना, 2002 है या 2004 है। मेधा पाटकर का नाम याद रख लेना। अच्छा, यहाँ पर अभी आंसर हमारा पूरा नहीं हुआ, ये भी याद रखना, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके अगेंस्ट में था? सरदार सरोवर डैम के अगेंस्ट में था। सरदार सरोवर डैम के अगेंस्ट में था, ठीक है। अच्छा, इसमें और क्या बता देना कि डैम्स लगाने की वजह से और किस चीज़ की वजह से? डैम्स लगाने की वजह से और माइनिंग करने की वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल माइनिंग करें तो माइनिंग की वजह से पॉल्यूशन होता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, माइग्रेशन ऑफ द पीपल होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल होता है, ठीक है। और क्या होता है? एनवायरमेंट खराब होता है, पॉल्यूशन होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। मेगा डैम्स की वजह से टोपोग्राफी चेंज होती है, किसकी? रिवर्स की टोपोग्राफी चेंज होती है, ये लिखना है अपने को, ठीक है। और क्या? मरीन लाइफ जो है अफेक्ट होती है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल मेगा डैम्स लगाने में भी हो जाती है। और इसी वजह से नर्मदा बचाओ आंदोलन वगैरह में क्या हो रहा था? प्रोटेस्ट हो रहे थे। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलो, ये वाले में अपने को मिल गए कितने? 4 नंबर। डन है क्या? चलो आगे देखते हैं। एक्सप्लेन द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन एंड डिसएग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बारे में पूछ रहा है ये हटा रहा हूं मैं सब कुछ। यहां तक समझ में आया तो जरा मुझे एक बार फटाफट से अपने गंदे से अंगूठे दिखाओ और बोलो कि हाँ सर समझ में आ गया। एक बार देख कर चले जाना। सर सीटीबीटी क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी है ये, ठीक है। नहीं आएगा, टेंशन मत लो, तुम्हारे में सीटीबीटी मुझे नहीं लगता कि आएगा, लेकिन फिर भी याद रख लेना, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। डन। सर अपनी स्टेट मेंशन करो, अपनी स्टेट मेंशन करो। अबे जैक भगत, यहाँ पर सर के ऊपर पानी चला गया, तुझे स्टेट चाहिए सबका, ठीक है। देखो और क्या क्वेश्चन है अपने पास, यहाँ पे पहुंच गए थे ना अपन। हाँ, ये बोल रहा है कि किसके बीच में कोऑपरेशन बताना है हम लोगों को, कोऑपरेशन एंड डिसएग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो पहले डिसएग्रीमेंट बता देते हैं, किस चीज़ पे डिसएग्रीमेंट करते हैं। तो इंडिया को प्रॉब्लम है इलीगल माइग्रेशन से। इंडिया को प्रॉब्लम किससे? इंडिया को प्रॉब्लम है बांग्लादेश से। किस मुद्दे पर? इलीगल माइग्रेशन के मुद्दे पर। इंडिया को प्रॉब्लम है बांग्लादेश से, किस मुद्दे पर? इंडिया को प्रॉब्लम है बांग्लादेश से एंटी इंडिया, अरे सबको हटाना पड़ेगा क्या? इधर ही लिख देता हूं, एंटी इंडिया इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, इस्लामिक फंडामेंटल ग्रुप से कुछ यहाँ पर, इस्लामिक फंडामेंटल ग्रुप से यहाँ पर, जो कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। एंटी इंडिया इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप से, और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ये मानने के लिए रेडी नहीं है। तीसरा क्या? बांग्लादेश इंडिया को पैसेज नहीं देता है, बांग्लादेश इंडिया को पैसेज नहीं देता है नॉर्थ ईस्ट में जाने का, ठीक है। और क्या? बांग्लादेश इंडिया को नेचुरल गैस नहीं देता है, नेचुरल गैस प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। पांचवा, बांग्लादेश इंडिया को म्यांमार के थ्रू भी, म्यांमार के पास नेचुरल गैस है, म्यांमार इंडिया को देना चाहता है, लेकिन म्यांमार का नेचुरल गैस जाएगा कहाँ से? बांग्लादेश से, है ना। देखो इधर देखो, ठीक है। तो ये यहाँ पर है म्यांमार और यहाँ पर है बांग्लादेश। नेचुरल गैस चाहिए हमें यहाँ पर, तो ये कहता है कि यहाँ से लाने दे। यहाँ से तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सिर्फ 22 किलोमीटर की पट्टी है, ठीक है। तो बांग्लादेश ये भी नहीं करने देता है। बांग्लादेश को क्या क्या प्रॉब्लम है? बांग्लादेश कहता है कि इंडिया हमारे चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट्स में, हमारे चिट्टागोंग हिल्स ट्रैक्ट्स में क्या करता है? डिवीजन लाने की कोशिश करता है, इन लोगों को भड़काता है, इन लोगों को सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है इन लोगों को मिलिट्री सपोर्ट देता है। और चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट्स में हिंदूज रहते हैं, ठीक है, चकमा ट्राइब वगैरह रहती है, और इनको भड़काता है और इनसे प्रोटेस्ट करवाता है कि भैया अलग हो जाओ वाले। क्लियर है क्या? दूसरी चीज़ क्या है? बांग्लादेश को और क्या प्रॉब्लम है? बांग्लादेश कहता है कि वाटर शेयरिंग में और साउथ एशिया में, वाटर शेयरिंग और साउथ एशिया में बांग्लादेश कह रहा है कि वाटर शेयरिंग में और साउथ एशिया में इंडिया जियान की तरह काम करता है, मतलब बुली की तरह काम करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? बांग्लादेश इंडिया को क्या कहता है? जियान है आप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। और क्या प्रॉब्लम है सर बांग्लादेश को? बस इतना ही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है।
ठीक है। अच्छा, बांग्लादेश ये भी कहता है कि इंडिया को मेरे नेचुरल रिसोर्सेज पे क्या है, नज़र है इंडिया की। ठीक है सर, कोऑपरेशन बता दो आप। तो इंडिया और बांग्लादेश बहुत सारी चीज़ों पे कोऑपरेट करते हैं। इंडिया और बांग्लादेश बहुत सारी चीज़ों पे कोऑपरेट करते हैं। सर जैसे कि किन किन चीज़ों पे कोऑपरेट करते हैं इंडिया और बांग्लादेश? तो इंडिया और बांग्लादेश कोऑपरेट करते हैं सबसे पहली चीज़ किस पे? फरक्का ट्रीटी करी इंडिया और बांग्लादेश ने। फरक्का ट्रीटी का ईयर ज़रा लिखकर बताओ। तो फरक्का ट्रीटी करी इंडिया और बांग्लादेश ने 1996 में फॉर शेयरिंग गंगा रिवर वाटर्स को शेयर करने के लिए। ठीक है, और क्या कोऑपरेशन करी? 2015 में, इन 2015 इंडिया और बांग्लादेश दोनों ने क्या करा? इंडिया और बांग्लादेश दोनों ने एनक्लेव्स एक्सचेंज करे। क्या करे? एनक्लेव्स एक्सचेंज करे। ठीक है। तीसरा, इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बांग्लादेश के एस्टेब्लिशमेंट में या बांग्लादेश के क्रिएशन में, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट में दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। पांचवी चीज, इंडिया की लुकिस्ट पॉलिसी और इंडिया की एक्टिस्ट पॉलिसी के लिए बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बांग्लादेश ने और इंडिया ने कोऑपरेशन भी कर दिया है म्यांमार के साथ, आसियान के साथ दोस्ती करने में। क्लियर है? पक्की बात है 100%। चलो आगे देखो जरा क्या बता रहा है। चलो यहां पर अपने को क्या मिल जाएगा? यहां पर अपने को 4 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 21 देखो जरा क्या है। 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज परस्यूड द ड्रीम ऑफ पीसफुल वर्ल्ड? सपोर्ट योर आंसर विद 3 सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स। ये बोल रहा है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसने दुनिया में शांति बनाए रखने में काम किया कि नहीं किया? हाँ किया। सर अपने स्टूडेंट्स को याद रखना प्रेयर में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कल सुबह भी मिलूंगा और अभी 10 बजे मिलने वाला हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। टेंशन मत लो उसमें, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो थी, सबसे पहले चीज स्टार्ट करना कि इंडिया ने नैम की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, ठीक है। फिर बताना नेहरू जी का ऑब्जेक्टिव क्या क्या था? व्हाट वाज नेहरूज ऑब्जेक्टिव? क्या ऑब्जेक्टिव थे नेहरू जी के? सबसे पहला, टू सेव द हार्ड अर्न्ड सोवेरेनिटी, दूसरा क्या? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, तीसरा क्या? रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये इंडिया का गोल्स था, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एक पॉइंट कंप्लीट। तो अपने को यहाँ पर 1.5 नंबर मिल चुका है। क्या बोल रहा है ये आगे? डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज परस्यूड द ड्रीम ऑफ पीसफुल वर्ल्ड? ठीक है। दूसरे पॉइंट में अपन लिखेंगे कि इंडिया फॉलोड द पॉलिसी ऑफ नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट, जिससे इंडिया क्या कर सकता था? इंडिया नैम की पॉलिसीज अडॉप्ट करने की वजह से ना तो यूएसए के कैंप में गया और ना ही यूएसएसआर के कैंप में गया। देयरफॉर इंडिया प्लेड अ मेजर रोल इन मीडिएशन, इन आर्बिट्रेशन मीडिएशन का मतलब एक ही होता है, आर्बिट्रेशन इन मेजर वॉर्स लाइक द कोरियन वॉर 1950 से 1953 के बीच में हुई थी। और कोरियन वॉर में किसने मीडिएट करवाया था? तो कोरियन वॉर में मीडिएट करवाया था जवाहरलाल नेहरू ने। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये एक और बोल रहा है, तीसरा आर्ग्यूमेंट। तो तीसरा आर्ग्यूमेंट क्या लिख देना? तीसरा आर्ग्यूमेंट लिख देना कि आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में बताता है? इंटरनेशनल पीस के बारे में बताता है। इंटरनेशनल पीस के बारे में बात करता है, जिसके ऊपर इंडिया काम करता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रॉन्ग करने की बात करता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रेंथन करने की बात करता है, इंटरनेशनल लॉज को और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को, इंटरनेशनल लॉज एंड इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को रिस्पेक्ट करने की बात करता है। कौन कॉल कर रहा है बाबा? रिस्पेक्ट करने की बात करता है, ठीक है। और नैम की पॉलिसी की वजह से इंडिया इंडिपेंडेंटली अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर रहा था। यहां पर मिल जाएंगे अपने को 4 के 4 नंबर। क्लियर है? यहां तक सारी की सारी चीज़ें क्लियर है?
बोलो हाँ कि ना। सुबह 4:30 बजे आना है बाबा, सुबह 4:30 बजे आना नहीं भूलना है अपने को, क्लियर कि नहीं। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, एनालाइज 2 रीजंस फॉर द इंपोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया ऑन जून 25, 1975। ये बोल रहा है, अब देखो मैं छोटा छोटा पॉइंट लिख देता हूँ, बड़ा इसको तुम लोग खुद कर देना, ठीक है। ये बोल रहा है कि इमरजेंसी क्यों लगाई गई 1975 में, क्यों? वाइड स्केल प्रोटेस्ट्स ऑल ओवर इंडिया, especially in the North India due to price rise, ठीक है। दूसरा क्या, इंदिरा गांधी को अपनी कुर्सी बचानी थी, है ना। तो कैसे लिखोगे इसको, इंदिरा गांधी कुर्सी बचानी थी। टू सेव, इंदिरा गांधी imposed the national emergency on June 25, 1975 to save her power। अब इसको क्या कर देना, इसको एक्सप्लेन कर देना, 4 नंबर के हिसाब से नंबर मिल जाएंगे तुम लोगों को, क्लियर, पक्की बात है। सर प्रीवियसली ईयर आई एम ICSE स्टूडेंट, सो इज वी हैव राइट ऑल आंसर पॉलिटिकल साइंस इन पॉइंट्स इन CBSE बोर्ड। मैं बताता हूँ, 10 बजे सेशन मैंने इसीलिए लिया है, मैं ये बताऊंगा आंसर कैसे लिखना है, टेंशन मत लो, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, जब तक मैं खड़ा हूँ तब तक टेंशन नहीं लेना पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। चलो आगे देखो, द सोवियत यूनियन, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ रहे हैं अपन। द सोवियत यूनियन बिकेम अ ग्रेट पावर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हाउएवर इन नो टाइम द सोवियत सिस्टम बिकेम ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन। अभी करवाया था गेस्ट पेपर में, इससे पहले जो मैंने सेशन लिया था अभी बताया था कि सोवियत यूनियन जो है स्टार्टिंग में 1922 में बना, बहुत कंसोलिडेट हुआ, एक से बढ़कर एक लीडर्स आते गए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन बाद में जाकर ये ब्यूरोक्रेटिक बन जाएगा और अथॉरिटेरियन बन जाएगा। करवाया था क्या अभी मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट टू इट्स सिटीजन। फिर इसमें क्या क्या बता देना, इसमें बता देना कि डेमोक्रेसी नहीं थी और क्या स्टैग्नेंट हो गई थी इसकी इकोनॉमी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, चैलेंजेस टू द सोवियत यूनियन का आंसर लिखना है इसमें, क्या क्या चैलेंजेस थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बोलो, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है, रामकृष्ण गोदरा पूछ रहा है, सर कारगिल वॉर बता दो। कारगिल वॉर कुछ नहीं था, कारगिल वॉर हुआ था 1999 में, ठीक है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यहाँ पर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है। पाकिस्तानी इधर आए थे और इधर आकर इन्होंने क्या कर दिया था, हमारे कुछ एरियाज छीन लिए थे। कौन से एरियाज छीन लिए थे? द्रास, माश्को, कक्सर, बटालिक, ये कुछ एरियाज थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हम लोगों से छीन लिए थे, किसने? पाकिस्तानियों ने। और फिर हम लोगों ने क्या कर दिया था, हम लोगों ने उसको रिकवर कर दिया था। पाकिस्तान का सपोर्ट था किसको? मुजाहिदीन्स को। ये मुजाहिदीन्स कौन थे? मुजाहिदीन्स ही वो लोग थे जिन्होंने क्या करा था, ये वाले पॉइंट्स एक्वायर कर लिए थे। खैर नीचे आते हैं हम लोग, सेक्शन डी पे आते हैं। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं बाबा, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ, ठीक है। देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने आप लोगों को बताया पैसेज बेस्ड क्वेश्चन देखने की जरूरत भी नहीं है अपने को, पैसेज बेस्ड देखने की जरूरत है ही नहीं। तो ये बोल रहा है क्या, नेम द पॉलिटिकल लीडर हु चेयर्ड द 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स। तो ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। जेर बोल्सोनारो इसका आंसर है, वैसे छोड़ दो इसको, ठीक है, जरूरत नहीं है, ये आएगा नहीं पेपर में। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 11th के बाद अब 12th 13th भी हो गया, ठीक है। तो इसको छोड़ देते, आगे आते हैं अपन किस पे, सेकंड पे। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रिक्स इज करेक्ट। अच्छा ब्रिक्स तो आ ही नहीं रहा अपने पास, है ना, फिर भी ब्रिक्स के बारे में थोड़ी चीज़ें जान लो कि ब्रिक ये जो टर्म है ये 2001 में एक बंदे ने दी थी, एक कंपनी ने दी थी। उस कंपनी का नाम था गोल्डमैन सैक्स, ठीक है। और इसका जो प्रेसिडेंट था उस टाइम पीरियड में, उसका नाम था क्या? जिम ओ'नील। इसने ब्रिक का नाम दिया था। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरी चीज़ क्या बता रहा है ये, ब्रिक 2006 में बना है, 2006 में बना है ब्रिक, ठीक है। और इसमें 2009 में या 10 में 2009 में यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर साउथ अफ्रीका इसके अगर जुड़ जाएगा। और 2009 में ही इसकी पहली मीटिंग होती है, 2009 में इसकी फर्स्ट समिट होती है। और फर्स्ट समिट कहाँ पर होती है सर? रशिया में होती है, ये टेरिकाबर्ग में होती है, लेकिन रशिया लिख देना, ठीक है। चलो आगे आते। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रिक्स इज करेक्ट। ब्रिक्स वाज फाउंडेड टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड टू इंप्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। साउथ एशिया से कोई लेना देना नहीं है। ब्रिक कंट्रीज रिस्पेक्ट म्यूचुअल इक्वालिटी, बिल्कुल करते हैं। ब्रिक्स वाज एस्टेब्लिश्ड टू क्रिएट अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विसेज, बकवास। द हेडक्वार्टर्स ऑफ ब्रिक्स इज एट काठमांडू, नेपाल, बकवास। बी आंसर है इसका, ठीक है। ब्रिक्स के हेडक्वार्टर कहाँ पर है अगर कोई पूछे तो? ब्रिक्स का हेडक्वार्टर शंघाई में,
क्लियर? सेव लद्दाख, सपोर्ट लद्दाख, अबुल कासिम कह रहा है। अच्छा जी, चले आगे। ब्रिक टर्न इनटू ब्रिक्स, अच्छा ये अपने जरूरत ही नहीं है। ब्रिक टर्न इनटू ब्रिक्स आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ साउथ अफ्रीका इन 2009। ब्रिक्स वाज फाउंडेड इन 2006 इन रशिया। ठीक है ही नहीं इसकी जरूरत, तो ये वाला पैसेज अपने पास वैसे भी नहीं आएगा, तो इसको छोड़ देते। आगे आते हैं। इन द गिवन आउटलाइन पॉलिटिकल मैप, मैप के बारे में पूछ रहा है। देखो जरा मैप के बारे में देखने से पहले, द स्टेट वेयर अ कोalition लेड बाय सीपीआई फॉर्म द गवर्नमेंट इन द ईयर 1957। तो 1957 में केरला में ईएमएस नंबूरीपद। ठीक है, द स्टेट रिलेटेड टू लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्टेट बताओ कौन सा है? मुखर्जी, बैनर्जी, चैटर्जी, कौन? बंगाल। ठीक है, द स्टेट रिलेटेड टू कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर का क्वेश्चन बार बार पेपर में आ रहा है, समझ में आया कि नहीं है? कर्पूरी ठाकुर का क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है। ठीक है, बिहार से बिलोंग करते थे कर्पूरी ठाकुर। वो बंदे हैं जिन्होंने क्या करा था, जिन्होंने ओबीसी को रिजर्वेशन दिया था मंडल कमीशन से भी पहले ही 1960s 1970s में। ठीक है, अच्छा एक और बंदे के बारे में पेपर में आता है, और वो बंदा कौन है? एक और बंदा जिसके बारे में पेपर में आता है वो है काका केलकर। ठीक है, तो काका केलकर की कमीशन पूछा जाता है कि काका केलकर कमीशन को क्या बोला जाता है? ये ऐसे आता है कि फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन का हेड कौन था? तो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन का हेड था काका केलकर। ठीक है, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन का हेड कौन है? बीपी मंडल। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है अपने को। आगे है सर, यूएसएसआर अफगानिस्तान वॉर कब हुआ था? 1979। ठीक है, 1979 अफगानिस्तान और यूएसएसआर की लड़ाई होती है। नहीं आएगा पेपर में, टेंशन मत लो, फिर भी याद रख लो। ठीक है, 1979 से लेकर 1989 तक लड़ाई चलती रहती है। द स्टेट रिलेटेड टू के कामाराज हु स्टार्टेड मिड डे मील प्रोग्राम, तमिलनाडु या मद्रास। ठीक है, अब इसको फिल करते हैं, मैप को फिल करते हैं। देखो जरा क्या, सबसे पहला हमारे पास आंसर था केरला। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे? अच्छा मैप देखना पड़ेगा इसके लिए। केरला के ऊपर क्या है? केरला के ऊपर सी है, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे क्या? यहाँ पर लिखेंगे सी, यहाँ पर लिखेंगे केरला। दूसरा हमारे पास क्या था? दूसरा था स्टेट रिलेटेड टू श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंगाल। पहले देखेंगे बंगाल कहाँ पर है? बंगाल पे लिखा है बी, यहाँ पे सेकंड नंबर पे लिखेंगे बी, और यहाँ पर लिखेंगे बंगाल। डन। तीसरा क्या था हमारे पास? स्टेट रिलेटेड टू कर्पूरी ठाकुर, बिहार। बिहार के ऊपर कौन सा अल्फाबेट लिखा हुआ है? डी, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे डी, और यहाँ पर लिखेंगे बिहार। और चौथा क्या था हमारे पास? के कामाराज वाला। के कामाराज 1963 में कामाराज प्लान दिया था इन्होंने, ये याद रखना है। पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई थी? तो ड्यूरिंग द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू, के कामाराज वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, प्लस के कामाराज इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द लीडर ऑफ व्हाट? ऑफ सिंडिकेट्स। सिंडिकेट्स का लीडर भी माना जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? देखेंगे तमिलनाडु कहाँ पर है, तो तमिलनाडु को दे रखा है इसने ए, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन ए, और यहाँ पर लिखेंगे तमिलनाडु। मैप में 4 के 4 नंबर अपने को मिल गए। यहाँ तक सारी की सारी चीजें समझ में आई है, तो जरा दिखाओ मुझे अपने गंदे गंदे से अंगूठे और बोलो कि हाँ सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर एक डाउट है, सर वीवी गिरी आंध्र प्रदेश से थे या उड़ीसा से? आंध्र प्रदेश से थे। डन। चलो सर आशीर्वाद दे दीजिए। अभी 10 बजे मिलेंगे अपन, 10 बजे सेशन है, मैं बताऊंगा आंसर कैसा लिखना है। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, रुक जाओ जरा, रुक जाओ। अच्छा ये विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए कि क्यों कांग्रेस में स्प्लिट आया था, सिंडिकेट कौन होते हैं, लीडर कौन होता है सिंडिकेट का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कार्टून देखते हैं अपन जो इंपॉर्टेंट है। कार्टून देखो जरा, इसमें क्या पूछा जाएगा? देखो क्वेश्चन देखने से पहले बता देता हूँ, मैंने भी क्वेश्चन पेपर नहीं दिया, रैंडमली खोल दिया। ठीक है, ध्यान सुनो। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ये कौन है? माओ ज़ेडुंग या माओ सत्संग, वो बंदा है। ठीक है, माओ ज़ेडुंग ये माओ सत्संग है। और 1960 में इन लोगों ने बात करनी स्टार्ट करी थी किसके बारे में? बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में, जो कि खराब हो गई थी बातें। ठीक है, कोई इसका रिजल्ट नहीं आया था। आओ जरा देखते हैं इसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना इरप्टेड इन 1960। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज हैविंग टॉक्स विद हिज काउंटर पार्ट माओ सत्संग। ठीक है, ए आंसर आएगा इसमें। क्या आंसर आएगा? ए। दूसरा क्वेश्चन, नेम द प्लेस इन इंडियन टेरिटरी विच वॉज ऑक्यूपाइड बाय चाइना इन द ईयर 1962। तो 1962 में इन लोगों ने अक्सई चीन, जो लद्दाख वाला एरिया है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। ठीक है सर, वर्ल्ड मैप भी आएगा क्या? नहीं आएगा वर्ल्ड मैप। मैप आना ही बुक 1 से, मैप बुक 1 से ही आना है। क्लियर है क्या? सॉरी बुक 2 से, बुक 2 मतलब इंडिया वाली किताब से ही आना है, और कहीं से नहीं आएगा। डन। चले आगे, चलो आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। माओ ज़ेडुंग हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा क्या बता रहा है। डैश वॉज द डिफेंस मिनिस्टर, आज करवाया था मैंने एमसीक्यूज वाले सेशन में। क्या करवाया था? डैश वॉज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडो चाइना वॉर। तो इंडिया और चाइना के वॉर के टाइम पीरियड में डिफेंस मिनिस्टर कौन थे हमारे? वी के मेनन थे, और वी के मेनन क्या कर देंगे? रिजाइन दे देंगे। फिर सर
CUT की भी तैयारी करवाओगे ना? हाँ बिल्कुल करवाऊंगा। याद रखना कल तुम्हारे लिए शाम में एक स्पेशल सेशन रखा है मैंने, ठीक है? तो स्पेशल सेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, कुछ बड़े बड़े सरप्राइजेस दूंगा तुम लोगों को, तो कल शाम में जरूर ज्वाइन करना। लेकिन अभी 10 बजे क्लास है, सुबह 4:30 बजे क्लास है, उसके बाद एनालिसिस करवाऊंगा पॉलिटिकल साइंस की, और फिर शाम को बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आ रहा हूं तुम्हारे लिए, ठीक है? चलो आगे आते। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है, देखो, नेम द एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन 29 अप्रैल 1954। सबको पता है कौन सा एग्रीमेंट? द एग्रीमेंट, द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। कौन सा एग्रीमेंट था ये? पंचशील एग्रीमेंट, पंचशील एग्रीमेंट, हाँ कि ना? तो पंचशील एग्रीमेंट अपन लिख देंगे और इस पर टिक कर देंगे। डन। फॉलोइंग क्वेश्चंस आर फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स। तो पेपर में ये क्वेश्चंस आएंगे, तुम्हें करने नहीं करने हैं, ठीक है? चलो आगे आते। बाकी फिर भी अगर देखना है तो देख लो। 1966 प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री साइन द ताशकंद एग्रीमेंट विद, ताशकंद एग्रीमेंट किसके साथ साइन हुई थी? 1966 में अयूब खान के साथ साइन हुई थी। फर्स्ट मीटिंग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की कहाँ पर हुई थी? तो फर्स्ट मीटिंग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की हुई थी कहाँ पर? बेलग्रेड में, बेलग्रेड 1961, ठीक है, जिसमें 25 मेंबर्स आए थे। नैम बना कहाँ पर है? नैम बंडुंग कॉन्फ्रेंस में बना है 1955 में। फर्स्ट समिट बेलग्रेड में हुई है, यूगोस्लाविया में। क्लियर है क्या? चले आगे, चलो आगे आते। कार्टून बेस्ड मैंने करवा रखा है, कार्टून बेस्ड की कल ही करी थी अपने, कार्टून बेस्ड कल या परसों रात को, ठीक है? देख लेना उसको। सर कार्टून वाले कार्टून क्वेश्चन जो है मैं बता दूं तुम्हें, बुक 2 से ही आएगा, बुक 1 से नहीं आएगा, मतलब इंडिया वाली किताब से ही आएगा। लेकिन बाय चांस अगर बुक 1 से आ जाए तो ठीक है, इस वजह से मैंने कार्टून वाली जो सीरीज करवाई थी उसमें दोनों करवा रखा है मैंने, तो आप लोग देख लेना उसको, ठीक है? आगे आए, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इंडो चाइना वॉर इज करेक्ट पूछ रहा है। अच्छा, इंडो चाइना वॉर, चाइना कुड नॉट क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल का और चाइना का कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है? हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द सोवियत यूनियन रिमेन न्यूट्रल, यही करेक्ट स्टेटमेंट है। याद रखना 1962 के वॉर के टाइम पीरियड में यूएसएसआर न्यूट्रल है। सर क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि चाइना ईस्टर्न ब्लॉक का पार्ट है और इंडिया बहुत अच्छा दोस्त है किसका? यूएसएसआर का। तो यूएसएसआर न्यूट्रल है, यूएसएसआर किसी का भी साथ नहीं दे रहा है, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है? आगे, ऑन व्हाट ग्राउंड डिड इंडिया ग्रांट पॉलिटिकल असाइलम टू दलाई लामा एंड थाउजेंड्स ऑफ टिबेटियन रेफ्यूजीज? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। दलाई लामा वॉज a non-Tibetan leader. India granted political asylum on humanitarian grounds, यही आंसर है इसका। दलाई लामा had a political influence, बिल्कुल बकवास। People of India supported दलाई लामा, ऐसा कुछ नहीं था। आंसर आएगा हमारे पास बी। समझ में आया? सेक्शन नंबर डी पूरा की पूरा समझ में आया तो जरा दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि हाँ सर समझ में आ गया। मनन यूट्यूबर कह रहा है लव यू सर, थैंक यू सो मच मनन। क्लियर? डन आ गया। चलो सेक्शन नंबर ई, सबसे खतरनाक सेक्शन 6 नंबर का। देखो अब 6 नंबर के क्वेश्चन में भी अपने पास हर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30, चारों के चारों किसमें? चारों के चारों क्वेश्चंस में हमारे पास क्या आएगी? चॉइस आएगी, ठीक है? तो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे पास टोटल क्वेश्चन सारे 8 में से करने हैं तुम्हें 4। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, लेकिन ये मार्किंग स्क्रीन पे जरूर ध्यान देना तुम लोग कि 3 + 3 6, 2 + 2 + 2 6, इसके ऊपर ध्यान देना, ठीक है? तो ये क्या बता रहा है? गिव एन एनालिसिस ऑफ द कल्चरल एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आज ही करवाया है, कल्चरल एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है? इसको कर लेना, है ना? पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज में क्या हो जाएगा? पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज में वो बताता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट की कैपेसिटी इरोड होती है, रिड्यूस होती है, ठीक है? स्टेट जो है वेलफेयर स्टेट से हटकर मिनिमलिस्ट स्टेट बन जाता है। याद आया? एमएनसीज आने की वजह से स्टेट की कैपेसिटी कम हो जाती है। दूसरा पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज में कि स्टेट की कैपेसिटी एज इट इज रहती है। एज इट इज रहने का मतलब क्या? पहले भी स्टेट या गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी थी, आज भी गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी है, कोई बंदा गवर्नमेंट को रिप्लेस करने नहीं आ रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि गवर्नमेंट की कैपेसिटी बूस्ट भी कर जाती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। क्यों? क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है और एडवांस टेक्नोलॉजी आने की वजह से गवर्नमेंट की कैपेसिटी बूस्ट हो गई है। समझ में आ गया? गवर्नमेंट के पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है अपने सिटीजन्स के बारे में एज कम्पेयर टू अदर्स। डन। सर आप जियान लगते हैं, हाँ, और रोहन तू लगता है सुनियो, जिसको मैं मारता हूँ, कूटता हूँ अच्छे से, ठीक है? चलो आगे आते हैं। कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज में क्या बताओगे? कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज में वही कल्चरल होमोजेनाइजेशन, कल्चरल हेटेरोजेनाइजेशन, वही बताना है। तो 6 नंबर अपने को यहाँ से मिल जाएंगे। एनालाइज एनी 3 रीजंस फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो रेजिस्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन किस वजह से होता है? पॉलिटिकल रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में बातें करते हैं वो कहते हैं कि भैया पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म जो होता है ग्लोबलाइजेशन का, कि भाई ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट की कैपेसिटी कम हो जाती है, स्टेट मिनिमल स्टेट बन जाता है, वेलफेयर स्टेट नहीं रहता। दूसरा इकोनॉमिक
ग्लोबलाइजेशन में क्या प्रॉब्लम है? इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में प्रॉब्लम ये है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से रिच रिच बनते जाते, पुअर पुअर बनते जाते, सोशल सेफ्टी नेट्स की बात करते हैं, प्रोटेक्शनिज्म की बात करी जाती है इसमें। तीसरा क्या बता रहा है ये? तीसरा ये बता रहा है कि कौन सा होता है? कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस। तो कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस में बताना कि भैया राइट आइडियोलॉजी लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले दोनों के दोनों क्या करते हैं? ग्लोबलाइजेशन के आगे इसमें बातें करते हैं। ठीक है, कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस में ऐसा बोला जाता है कि जो राइट आइडियोलॉजी वाले लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं कि भैया हमारा जो एज ओल्ड वैल्यूज़ है वो इरोड होती जा रही है ना। और क्या इसमें चॉइसेस बढ़ तो रही है, लेकिन हम लोगों को क्रिटिसिज्म बताना है। क्लियर है? अवनी व्लॉग्स के लिए थैंक यू सो मच सर। सर थैंक्स सर, आपका रोज़ा है ना? हाँ मेरे रोज़ ही होते हैं, इसमें कोई पूछने वाली ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं है, और मैं एकदम ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। ठीक है, हाँ एक चीज़ बताऊँ तुम्हें, सच्ची बताऊँ, मैं जब मैराथन करा रहा था ना तुम्हें, कौन से वाला, बुक 1 प्लस बुक 2 दोनों वाला जो मैराथन करवा रहा था, और जब मैं ऐसे पढ़ा रहा था तुम लोगों को, और लगभग 4:30 बज गए थे, 4 साढ़े 4, मतलब पढ़ाया तो मैंने 5:30 बजे तक, और 4:30 बजे पढ़ाते पढ़ाते ना मैं ब्लैकआउट हो गया था, क्योंकि मेरा रोज़ा भी था पूरा दिन, और क्या कहते हैं उसको, पढ़ा रहा था मैं सुबह 11 बजे से लगातार, है ना, और हिम्मत नहीं थी बिल्कुल। फिर एक लड़की थी जिसका नाम था क्या, अंशिका नाम था शायद किसी लड़की का, तो उसने कहा कि सर वी आर विथ यू, ऐसा कुछ कहा, तो फिर मेरे को एनर्जी सी आ गई एकदम। ठीक है, मैंने कहा चलो, है ना, बच्चे तो है साथ कम से कम। डन, चलो आगे। इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड अ स्ट्रेंथन एंड रिवाइटलाइज यूनाइटेड नेशंस इज डिजायरेबल। अभी करवाया है, अभी कौन सा, वो 4 बजे वाला जो सेशन लिया मैंने, उसमें करवाया है कि भैया यूनाइटेड नेशंस का स्ट्रांग होना, इसमें रिफॉर्म्स लाना क्यों जरूरी है। उसके साथ साथ दूसरा देखो क्या क्वेश्चन है, एनालाइज द कंपोजिशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कंपोजिशन के बारे में बात कर रही है कि भैया 15 मेंबर्स होते हैं, पहले कितने मेंबर्स थे, इसमें 11 ही मेंबर्स होते थे, 1965 में इसके मेंबर्स बढ़ा दिए गए। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस चार्टर में अमेंडमेंट करके बढ़ा दिए गए। परमानेंट मेंबर्स बढ़ नहीं रहे, लेकिन नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है 10 हो चुके हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अभी भी स्टैटिक है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन इज द मेजर डिफरेंस इन द प्रिविलेजेस गिवन टू इट्स परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो ये बोल रहा है कि मेजर डिफरेंस क्या है परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स में, वीटो पावर का। वीटो पावर के बारे में पूछ रहा है। तो वीटो पावर क्या है? वीटो पावर नेगेटिव वोट की पावर है, जिसके थ्रू कोई भी परमानेंट मेंबर किसी भी डिसीजन को रिवर्स कर सकता है। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है क्या? डन, चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। एनलिस्ट द मेन कंसिडरेशंस फॉर ब्रिंगिंग द प्रिंसली स्टेट्स। देखो मैंने बताया था ना, क्या प्रिंसली स्टेट्स वाला क्वेश्चन आता है 6 नंबर में, तो प्रिंसली स्टेट्स वाला क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है अपने को। सर पेपर का लेवल क्या होगा, नॉर्मल आएगा पेपर, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, और मैं जो 10 बजे बताऊंगा तुम्हें बातें, वो भूल के नहीं जाना है। 10 बजे जो बातें बताऊंगा वो भूल के, है ना, मतलब 10 बजे वाली क्लास माँ कसम खाओ सारे के सारे के सब 10 बजे आएंगे ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, टिप्स देने वाला हूँ कि किस तरीके से पेपर देना है अपने को, कल वाला पेपर लिखना कैसे। ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं करूँगा, 15 मिनट का मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन आना उसमें 10 बजे वाले सेशन में। ठीक है, एनलिस्ट द मेन कंसिडरेशंस फॉर ब्रिंगिंग द प्रिंसली स्टेट्स विद इन द इंडियन यूनियन। तो इंडियन यूनियन में प्रिंसली स्टेट्स का इंक्लूड करना क्यों इंपॉर्टेंट था? एक तो हमारा मैप खराब हो जाता अगर प्रिंसली स्टेट्स को इंक्लूड नहीं करते। 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि 33% एरिया, 33% लैंड इंडिया का प्रिंसली स्टेट्स में था। 25% पॉपुलेशन इंडिया की प्रिंसली स्टेट्स में रहती थी, है ना। सर जमीन चलेगी तो चलेगी, क्या दिक्कत है, नेचुरल रिसोर्सेज बाबू। समझ में आया कि नहीं? तो वो सारी की सारी चीज़ें लिखनी है। नेम द लीडर हु प्लेड द हिस्टोरिक रोल इन दिस डायरेक्शन। तो लीडर कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल लिख देना कि साम दाम दंड भेद हर चीज़ इस्तेमाल कर लिए। गवर्नमेंट का अप्रोच क्या था? फ्लेक्सिबल थी गवर्नमेंट, ऑटोनॉमी देने वाली थी, प्रिवी पर्स देने के लिए रेडी थी, हर चीज़ के लिए रेडी थी। समझ में आ रहा है कि यार? What was his contribution? इनका contribution बताना है, बता देना। Discuss 3 reasons for setting up of the State Reorganization Commission। आज ही करवाया। देखो जो इंपॉर्टेंट चीजें करवाई है वो दिख रही है हम लोग को 2022 के पेपर में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? Discuss 3 reasons for setting up of the States Reorganization Commission after India's independence। क्यों सेटअप कर लिया गया था? क्योंकि 1920 में, 1920 से स्टार्ट करना ही वाला आंसर, कि 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नागपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में कहा था क्या? नागपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में कहा था कि भैया जब भी इंडिया आज़ाद होगा तो हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाएंगे। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने स्टेट कैसे बनाए थे? ब्रिटिशर्स 2 तरीके से स्टेट बनाते थे, ये चीज़ याद रखना अगर बाय चांस मैंने ना बताई हो। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में जो स्टेट थे वो कुछ इस तरीके से बनाए जाते थे। ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में जब ब्रिटिशर्स किसी प्रिंसली स्टेट को कैप्चर कर लेते थे, किसी प्रिंसली स्टेट को कैप्चर कर लेते थे या एनेक्स कर लेते थे, एक ही बात है, कैप्चर कर लेते थे या एनेक्स कर लेते थे, तो प्रिंसली स्टेट की जो बाउंड्री होती थी
प्रिंस स्टेट की जो बाउंड्री होती थी वही नया प्रोविंस या वही नया स्टेट बन जाता था। समझ में आया कि नहीं आया? और दूसरा, किस तरीके से ब्रिटिशर्स क्या करते थे, स्टेट्स बनाते थे? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से। सर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस मतलब ब्रिटिशर्स को लगा 1905 में ब्रिटिशर्स को लगा कि भैया बंगाल बहुत बड़ा है, ठीक है, और हम लोग इसका एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से संभाल नहीं पा रहे, तो इन लोगों ने बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। आगे ना, हालांकि इनका डिवीजन करने का तरीका कुछ कैजुअल था थोड़ा, है ना, डिवीजन करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। क्यों? क्योंकि ईस्ट बंगाल में 70% मुस्लिम्स रहते थे और वेस्ट बंगाल में 70% हिंदूज रहते थे और ईस्ट बंगाल में 63% मुस्लिम्स रहते थे। इस वजह से किया था इन लोगों ने डिवीजन। लेकिन वो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और जिस भी प्रिंस स्टेट को कैप्चर करते थे उसके हिसाब से क्या बनाते थे, स्टेट्स बनाते थे। लेकिन नागपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या बोला गया कि भैया हम लोग स्टेट बनाएंगे लैंग्वेज के बेसिस पर। इस वजह से स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। फिर वो पोती श्रीरामुलु वाला विशाल आंध्र मूवमेंट लिख देना उसमें, ठीक है, 6 नंबर में छोड़ना नहीं, जो कुछ भी आता है सब कुछ लिख दो। क्लियर है क्या? डन है? चलो ये लिख देंगे, फिर वो फजल अली कमीशन आ जाएगा, फिर कौन से स्टेट बने, कैसे कैसे बने, वो सारी की सारी चीज़ें अपने को लिखनी तो है ही। डन डन डन। चलो आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। कोalition गवर्नमेंट्स क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कोalition गवर्नमेंट्स प्रूव टू बी अ बून फॉर डेमोक्रेसी इन इंडिया, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ 3 रेलेवेंट आर्ग्यूमेंट्स। ये बोल रहा है कि कोalition गवर्नमेंट जो है, देखो अब इसमें चॉइस है अपने पास, मान लो कि ऊपर वाला नहीं समझ में आ रहा तो नीचे वाले लिख दो, लेकिन ऊपर वाला क्वेश्चन अच्छा है। क्या बोल रहा है ये? कोalition गवर्नमेंट्स प्रूव टू बी अ बून फॉर डेमोक्रेसी इन इंडिया। बोल रहा है कि कोalition गवर्नमेंट जो है वो अमृत की तरह था, है ना, बहुत बढ़िया चीज थी इंडिया के लिए। क्यों बढ़िया चीज थी? सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ 3 रिलेवेंट आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो क्या? देयर वाज नो डोमिनेंस, कोई डोमिनेंस नहीं था ऑफ वन और 2 पॉलिटिकल पार्टीज। दूसरा, नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज के बीच में, नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज के बीच में गैप रिड्यूस हो गया, स्टेट पार्टीज के बीच में गैप रिड्यूस हो गया, ठीक है। तीसरा, स्टेट पार्टीज या रीजनल पार्टीज जो है, रीजनल पार्टीज ये लोग भी अब सेंट्रल लेवल के गवर्नेंस का पार्ट बन गए, क्लियर है क्या? पक्की बात है क्या? एनालाइज 3 मेन डेवलपमेंट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 1980s दैट मेड अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। मैंने बता दिया था तुम लोगों को ये वाला क्वेश्चन आएगा, अभी स्टार्ट करने से पहले बताया था क्या आएगा ये पेपर में, ठीक है। सर कोalition एरा कब से स्टार्ट हुआ? 1989 से, है ना। बच्चे बार बार मुझसे एक ही चीज़ पूछ रहे थे कि सर सबसे पहले कोalition गवर्नमेंट तो 1977 जनता पार्टी। कौन पढ़ा रहा है भैया, ये कौन पढ़ा रहा है? ठीक है, मेरे सामने लेकर आओ उसको, एक बार ठीक कर दूं मैं, ठीक है। सबसे पहली कोalition गवर्नमेंट नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल पर नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट, वीपी सिंह सबसे पहला कोalition गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मोरारजी देसाई है, 1977। लेकिन पहली जो कोalition पॉलिटिक्स है या कोalition लेवल पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनी है वो नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनी है 1989 की। सर आप हिस्ट्री का सिलेबस करवा दो एक बार, मनन यूट्यूबर, ठीक है। अनिता मैम पढ़ाती है, बहुत अच्छा पढ़ाती है, उनसे पढ़ लो, ठीक है। प्रीविपर्स बता दो। प्रीविपर्स कुछ नहीं था, क्या नाम था इसका? अक्षत। कुछ नहीं है प्रीविपर्स। प्रीविपर्स का मतलब जिन प्रिंसली स्टेट्स को हम लोगों ने इंक्लूड कराना, तो प्रिंसली स्टेट्स को हम लोग क्या करते थे? पैसा देते थे फ्री का, क्योंकि वो इंडिया में इंक्लूड हो गए, ठीक है। उसी को प्रीविपर्स बोला जाता था। डन, पेपर हो गया। चलो ये पूरा के पूरा अपना पेपर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लगभग 1 घंटे में अपन ने कंप्लीट कर दिया इसको। ये बताओ शुरू से लेकर लास्ट तक समझ में आ गया पेपर अटेम्प्ट कैसा करना है? 10 बजे 10 ही मिनट बचे, 10 मिनट में मेरे को मिलो, ठीक है। 10 मिनट में दोबारा से लाइव आऊँगा। 10 मिनट में अपन क्या करेंगे? अपन देखेंगे कि पेपर को सॉल्व कैसे करना है। तुम्हारा 10-15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला मैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? पक्की बात है। 10 बजे मिलेंगे। एक बार जरा फटाफट से मेरे को पिंकी प्रॉमिस करो कि सर 10 बजे आएंगे अपन। 10 मिनट का सेशन, टिप्स दूंगा सिर्फ, पेपर कैसे मतलब देना है तुम लोगों को, और उसके हिसाब से अपन काम करेंगे। सर इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी बता दो। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी कुछ नहीं है। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी 2 चीज़ों को फॉलो करती है, एक नो यूज़ की पॉलिसी और एक नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी। नो यूज़ की पॉलिसी अपन इस्तेमाल करते हैं किसके अगेंस्ट में? नो यूज़ की पॉलिसी अपन
इस्तेमाल करते, मान लो हमारा वॉर हो जाए किसी ऐसी कंट्री के साथ जिसके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, मान लो हमारा वॉर नेपाल के साथ हो जाए या बांग्लादेश के साथ हो जाए, तो इन लोगों के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, तो हम लोग यूज़ करेंगे नो यूज़ की पॉलिसी कि भैया जब हमारी लड़ाई किसी नॉन न्यूक्लियर कंट्री के साथ होती है तो हम लोग न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा हमारे पास है क्या, नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी। तो नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी अपन इस्तेमाल करते हैं जब अपना वॉर हो जाए किसी न्यूक्लियर कंट्री के साथ। मान लो हमारा वॉर हो जाए चाइना के साथ, हमारा वॉर हो जाए किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। तो चाइना और पाकिस्तान के साथ जब वॉर होता है हमारा, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं नो फर्स्ट यूज़, कि हम लोग पहले न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर है, पक्की बात है, 100% है। यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें समझ में आई है, तो एक बार जल्दी से दिखाओ मुझे अपने क्या गंदे 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 से अंगूठे और वो कि हाँ सर समझ में आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। डन। 10 बजे मिल रहे हैं अपन, 10 मिनट में मिल रहे हैं, 10 बजे मिल रहे हैं। इंपॉर्टेंट टिप्स कैसे आंसर लिखना है वो बताऊंगा। आप लोगों में से कोई टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है तो अभी टेलीग्राम की आईडी शेयर कर देता हूं। शेयर कर दूं क्या, टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूं तुम लोगों के साथ? चलो टेलीग्राम का लिंक शेयर कर रहा हूं मैं तुम लोगों के साथ, ठीक है। टेलीग्राम पे जो बंदा नहीं है टेलीग्राम का लिंक शेयर कर रहा हूं। 1 सेकंड देना बस मुझे, 1 सेकंड दे दो, अभी करता हूं। 1 ही सेकंड दे दो बस, अगर नहीं हो बाई चांस तो, ठीक है। 1 मिनट। चल बस बस सेंड कर दिया बस। एक ही मिनट चाहिए बस। ये वाला क्वेश्चन पेपर चाहिए कि ये वाला क्वेश्चन पेपर अभी सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे, अगर चाहिए हो आप लोगों को तो। बस बस सेंड कर दिया, 1 ही सेकंड बस। चलो ये डाला मैंने, पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ये करा मैंने, अरे अरे कहाँ गया, चलो पिन कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। चलो मैंने पिन कर दिया, सबसे ऊपर दिख रहा होगा तुम्हें, दिख रहा है क्या? सबसे ऊपर दिख रहा है, देखो दिख रहा है। डन। बाकी जिसको अभी भी प्रॉब्लम है, मेरी दोनों मैराथन्स बनी हुई है, मैराथन्स देख लो बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया हो जाएगा। 10 बजे मिल रहे हैं अपन, ठीक है। 10 बजे पूरे 8 मिनट के बाद मिल रहे हैं और मज़ा आ जाएगा। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन करके बताना कि भैया वीडियो कैसा लगा। कल सुबह 4:30 बजे आना है सबको। डन डन डन। चलो आशा करता हूँ आज वाली क्लास, जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर देना बाबा, ठीक है। चलो आशा करता हूँ आज वाली क्लास आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए। बहुत 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 सारा प्यार। ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से आप लोगों को, बहुत 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 सारा ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अपन कल, तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।